हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 2 जो आरआरबी जेई, एसएससी जेई या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम कवर करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सिंपल मशीन। जो भी यहाँ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसको हम एमसीक्यू तो करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ साथ हम डिटेल डिस्कशन भी यूनिट को या उस टॉपिक को हम करते जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आपको एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट का मिलते रहे। Question number first, center of gravity of thin hollow cone lies on the axis at a height of, मतलब जो thin hollow cone जो होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, ऑप्शन 1/4 ऑफ द टोटल हाइट एबव द बेस, ऑप्शन बी 1/3 of the total height above the base, option C 1/2 of the total height above the base and last is 3/8 of the total height above the base। तो यहाँ पे क्या है, किसका हमसे पूछा है, थिन हॉलो कोन। तो अगर हम बात करें थिन हॉलो कोन तो उसकी जो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है बेस से, ये हमारा बेस है, इस बेस से ये h हाइट का हमारे पास कोन है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाई करेगा वो होता है बेस से कितने डिस्टेंस पे, h/3 पे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास देख लेते हैं कौन सा है, 1/4 नॉट 1/3 ऑफ द टोटल हाइट एबव द बेस। तो ये हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। बाकी 1/2, 3/8 ये तीनों ए, सी एंड डी तीनों इनकरेक्ट हैं, बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करने वाली बात ये है कि ये अगर हॉलो कोन नहीं होता, अगर ये हॉलो कोन नहीं होता तब हमारा, अगर ये सॉलिड होता तो उस केस में हमारा जो ऑप्शन होता वो होता 1/4 ऑफ द टोटल हाइट, मतलब h/4 पे लाई करता, कहाँ से, ये बेस से। ठीक है, तो यहाँ पे CG लाई करेगा और जो डिस्टेंस होगा वो h/4 होगा फॉर अ सॉलिड कोन एंड h/3 फॉर अ हॉलो कोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द CG ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ हाइट h लाइज एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हमसे CG पूछा जा रहा है। तो कहाँ से पूछा जा रहा है, बेस से या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो CG लाई करता है वो भी कितने पे लाई करता है, h/3 पे लाई करता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो या आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, वो भी दोनों के लिए h/3 पे ही लाई करता है। कहाँ से, बेस से। लेकिन अगर यहाँ से अगर आपको एपेक्स से पूछे या टॉप से, तो अगर ये डिस्टेंस हो गया h/3, ठीक है, तो टोटल हाइट कितना था, h, तो h - h/3, तो यहाँ से अगर हम ऊपर से बात करें तो ये हो जाता है 2h/3। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे कहाँ, बेस से पूछा है या फिर आपको टॉप से पूछा है। तो हमारे पास क्या पूछा है, फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, तो ये हो जाएगा h/3, है ना। ऑप्शन h/2 इनकरेक्ट है। h/2 जो होता है वो रेक्टेंगल के लिए होता है, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, तो उसके लिए जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ पे होता है, h/2। अगर टोटल हाइट h है तो यहाँ से आधे डिस्टेंस पे, नीचे से भी आधे डिस्टेंस पे या ऊपर से आप ले लीजिए तो भी आधे डिस्टेंस पे, तो जो x बार या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो कितना हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। ये रेक्टेंगल के लिए या स्क्वायर के लिए है। ठीक है, और 2h/3 हमने बता ही दिया। h/4 हमने किसके लिए देखा था, सॉलिड कोन के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CG ऑफ अ सेमी सर्कल फ्रॉम द बेस इज, मतलब जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल इन द सेंस कि हमारे पास कुछ इस टाइप का सेमी सर्कल है। ठीक है, तो बेस से हमसे पूछा है CG कहाँ पे एक्ट करेगा, तो ये हमारा बेस है, तो यहाँ पे CG एक्ट करेगा और ये कितना होगा, ऑप्शन क्या है, 3r/2 पाई, ऑप्शन बी 4r/3, ऑप्शन सी 4r/3 पाई एंड ऑप्शन डी 3 पाई/4r।
तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे लाई करता है, ये 4r/3π पे लाई करता है, 4r/3π। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, y बार। ठीक है, ये अगर ऐसा रखा हुआ है तो, और अगर ऐसा रखा हुआ इस केस में तो भी यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा, जो x बार होगा, वो भी होगा 4r/3π। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। और अगर यही अगर ये सर्कल होता तो इसका CG कहाँ पे लाई करता, या फिर अगर सर्कल देखा जाए तो ये कहाँ पे लाई करता, R पे। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस एक्सिस हो जाता, ये Y एक्सिस और ये हो गया X एक्सिस। तो यहाँ से डिस्टेंस R और यहाँ से भी डिस्टेंस क्या होगा, R। तो ये अगर सर्कल होता है तो R डिस्टेंस पे एक्ट करता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, 4r/3π। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर इज। मतलब हमसे क्या पूछा है, एक थिन स्फेरिकल सेल है जिसका मोमेंट जिसका मास m है और रेडियस r है, और हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, ऑप्शन क्या है, mr²/3, ऑप्शन बी 2mr²/3, ऑप्शन सी 2mr²/5 एंड डी 3mr²/5। तो जब आप थिन स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट इट्स डायमीट्रल एक्सिस, तो ऑप्शन क्या आता है हमारे पास, 2mr²/3। आपको ये याद रखना है, और ये भी ध्यान रखना है थिन, अगर ये सॉलिड होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। तो थिन स्फेरिकल वॉल है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीट्रल एक्सिस के बाद पूछा है, तो 2mr²/3 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the moment of inertia of solid cone of mass m and base radius r about its vertical axis। ठीक है, तो हमसे सॉलिड कॉन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है जिसका मास m है और रेडियस कितना है, r है, और किसके अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। तो ऑप्शन क्या है देखते हैं, 3mr²/5, 3mr²/10 एंड 2mr²/5 एंड 4mr²/5। तो जब सॉलिड कोन की हम बात करते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्टिकल एक्सिस के अबाउट होता है 3mr²/10। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेक्शन। तो हमें किसका निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सर्कुलर सेक्शन का, और सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेक्शन। अगर हम बात करें, अगर ये सर्कुलर सेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर का मतलब है इसके जस्ट 90 डिग्री पे जो एक्सिस पास हो रहा होगा उस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन क्या है, πdq/16, ऑप्शन बी πdq/32, ऑप्शन सी πd4/32 एंड ऑप्शन डी इज πd4/64। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो πd4/64 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज। तो हमें सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2mr²/3, ऑप्शन बी 2mr²/5 एंड mr², एंड ऑप्शन डी क्या है, mr²/2। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2mr²/5। ठीक है, 2mr²/5 इज अ करेक्ट आंसर। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2mr²/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी that is IP is given by where A is area of section, IG moment of inertia of the section about an axis passing through its CG, and H is equal to distance between CG and the parallel axis। तो हमसे क्या पूछा है,
पैरेलल एक्सिस थ्योरम जनरली हमसे यहाँ पे पूछा गया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब ये है कि सपोज कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई हमारे पास सेक्शन है, एक यहाँ पे हम सेक्शन बना लेते हैं। इस सेक्शन का CG कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ सेंटर पे लाई करेगा। तो ये CG से जो एक्सिस पास हो रहा होगा उसको हम उस एक्सिस को बोलते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगल का, तो क्या हो जाएगा, अगर B विड्थ है और D कितना है, डेप्थ है, तो ये क्या हो जाएगा BD⁴/12। ठीक है, तो BD⁴/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट हो गया, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। लेकिन अगर इसी रेक्टेंगल का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बेस के अबाउट निकालना है, मतलब ये सेंट्रोइडल एक्सिस तो था, इस एक्सिस के पैरेलल अगर कोई एक्सिस हो जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको अगर सपोज कि ये IXX था, ठीक है, तो IXX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IXX इज इक्वल टू जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, IG का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस इसका एरिया A और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस AH²। तो IG प्लस AH² हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखते हैं IP जो है हमारे पास जिस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, तो IP इज इक्वल टू IG प्लस AH²। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, तो हम इसके लिए जो हमारा ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन A, IP इज इक्वल टू IG प्लस AH²। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ B and depth D about an axis passing through its CG and parallel to the depth D is। तो देखिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, पासिंग थ्रू इट्स CG एंड पैरेलल टू द डेप्थ D। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, और ये है B और ये है D। तो ये जो डेप्थ है इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। ठीक है, हमें एक तो हमारा Y एक्सिस हो गया और एक हो गया X एक्सिस। तो आपको याद रखना है क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम X एक्सिस की बात करें तो ये एक्सिस किसको कट कर रहा है, D को, तो इसको हम लिखेंगे BD⁴/12। जिसको कट कर रहा है वो क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। ठीक है, लेकिन हमसे तो पूछा है कौन सा, ये जो D है डेप्थ के पैरेलल जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब Y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और Y किसको कट कर रहा है, B को, विड्थ को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा DB⁴/12। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये तो X एक्सिस के अबाउट हो गया। ये हमारे पास किसका होता है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया या ट्रायंगल हो गया, उसका हमारे पास DB⁴/36 होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। तो हमसे क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन और किसके अबाउट, डेप्थ के पैरेलल जो एक्सिस है उसके अबाउट। तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो A, दैट इज DB⁴/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन 3 cm width and 4 cm depth about X axis is। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल सेक्शन है जिसका जो विड्थ है वो कितना दिया हुआ है, 3 cm दिया हुआ है और डेप्थ जो है 4 cm। और किसके अबाउट निकालना है, X एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BD⁴/12। तो B का मतलब है 3 और DQ का मतलब है 4⁻3। तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा अपॉन 12। तो इसको आप जब करेंगे तो 4 3 जा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 अपॉन 12। तब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 4 16 जा 64। तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा 16 cm⁴ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सेक्शन अबाउट अ
central axis perpendicular to the section as compared to its moment of inertia about horizontal axis। मतलब हमारे पास कोई सर्कुलर सेक्शन है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, सेंट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हमें दोनों को कंपेयर करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेक्शन, मतलब जो भी हमारे पास एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा इस सेक्शन के जो बेस है कंपेयर टू इट्स एम आई अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऑप्शन देख लेते हैं, सेम, डबल, हाफ एंड 4 टाइम्स। तो ये जो होता है कंपेयर टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो डबल होता है। आप फॉर्मूला लगाएंगे, पाई डी क्या लगाना है आपको, पाई बाई 64 एंड d4 किसके लिए लगाना है, हॉलो के लिए, और फिर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन एज शोन इन फिगर वेल ऑफ अबाउट एक्स एक्सिस इज। मतलब हमारे पास एक सर्कुलर हॉलो सर्कुलर सेक्शन है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ये एक्सिस एक्स एक्सिस दे रखा है, और जो बड़े वाला सर्कल है उसका डायमीटर d है, स्मॉल का स्मॉल d है। तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, पाई बाई 64 d4 माइनस d4। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पाई बाई 64 d4 माइनस d4। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल मशीन से है। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ, जो मैकेनिकल एडवांटेज जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एमए से, वो किसका रेशियो होता है, तो एमए इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट को हम लेते हैं y, और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड को हम लेते हैं x। तो ये होता है एक्चुअली y बाई x इज अ वेलोसिटी रेशियो। दूसरा है लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड, है ना, तो W बाई P। ठीक है, नेक्स्ट है आउटपुट टू द इनपुट। तो आउटपुट टू द इनपुट जो होता है वो हमारा इफिशियंसी होता है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो होता है W बाई P, लोड लिफ्टेड टू द लोड अप्लाइड या एफर्ट अप्लाइड। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ। तो एफिशिएंसी जो होता है लिफ्टिंग मशीन को किसका रेशियो होता है, आउटपुट टू द इनपुट, करेक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया। वर्क डन बाय द मशीन, वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन। तो वर्क डन बाय द मशीन का मतलब है वेट W इंटू एक्स, है ना, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये हो गया वर्क डन बाय द मशीन। और वर्क डन ऑन द मशीन का मतलब है जो आप एफर्ट लगा रहे हैं P इंटू वाई। तो किसका, ये हो गया आउटपुट और ये हो गया इनपुट, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज MA अपॉन जो VR होता है इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, A, B and C। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मतलब जो लीवर होता है वो मिनिमम एफर्ट अप्लाई करके हम मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए लीवर जो होता है 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि जो फलक्रम होगा वो बीच में होगा। जैसे हमारे पास ये कुछ इस टाइप का, देखिए ये हो गया फलक्रम, और यहाँ पे आप लगा रहे हैं एफर्ट P, और ये हमारा यहाँ से W जो है वो जब आप P यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये W वेट लिफ्ट करेगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है जिसमें F जो फलक्रम होता है बीच में, और सेकेंड ऑर्डर का मतलब है लोड जो होगा वो बीच में होगा, और थर्ड ऑर्डर का मतलब है जो एफर्ट जो होगा वो बीच में होगा। तो आपको याद रखना FWP, FWP
एंड P। तो F का मतलब फलक्रम जो होगा बीच में होगा W और P के, और सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, वेट बीच में होगा फलक्रम और एफर्ट के, और जो थर्ड ऑर्डर होगा उसमें एफर्ट बीच में होगा किसके, फलक्रम और वेट के। ठीक है, तो FWP आपको याद रखना है। तो हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल कौन सा है। देखिए नट, पहला क्या है, नट क्रैकर। नट क्रैकर में क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का होता है। यहाँ पे फलक्रम होता है और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, नट, और यहाँ पे हम एफर्ट लगाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, फलक्रम कहाँ पे है, बीच में। यहाँ पे क्या है, बीच में हमारा क्या है, जो आउटपुट है, हम यहाँ पे जो वेट या W जो हमारा है वो बीच में। तो ये तो हो गया सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल। दूसरा क्या है, पेयर ऑफ सीजर। पेयर ऑफ सीजर में कैसा होता है, सीजर में क्या होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है। तो हम यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं तो ये करता है, तो फलक्रम बीच में है। तो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल जो है वो पेयर ऑफ सीजर है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोरसेप। फोरसेप का मतलब है चिमटा। चिमटा में कैसा होता है, जो रोटी पकड़ने वाला होता है कुछ इस टाइप का होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फलक्रम। यहाँ पे हमारा काम होता है जो वेट की बात करें, और ये जो होता है आप यहाँ से ऐसे इसको प्रेस करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आप एफर्ट P यहाँ पे लगा रहे हैं और लोड ये हो रहा है और F ये हो गया। तो ये कौन सा है, किसका एग्जाम्पल है, थर्ड ऑर्डर का है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमसे पूछा है चूंकि फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ सीजर। तो हमने देखा सेकेंड नट क्रैकर सेकेंड ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है पेयर ऑफ सीजर, एंड फोरसेप जो है थर्ड ऑर्डर का है। और आपको याद रखना है क्या, FWP, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। F का मतलब है बीच में रहेगा फलक्रम, सेकेंड ऑर्डर में W वेट बीच में रहेगा, थर्ड ऑर्डर में P बीच में रहेगा, एफर्ट बीच में रहेगा। ठीक है, अब किसके बीच में, तो FWP के ही रिलेटिव में या उसके बीच में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेट ऑफ 1000 न्यूटन कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 80 न्यूटन। इफ द वेलोसिटी रेशियो इज 20 देन द मशीन इज। हमसे क्या पूछा है कि एक वेट है जिसका 1000 न्यूटन है, यहाँ पे n कैपिटल होना चाहिए, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो n वेट कितना है 1000 न्यूटन, और एफर्ट हम कितना लगा रहे हैं 80 न्यूटन। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA आपका हो जाएगा, W/P इज इक्वल टू MA हो गया। अब वेलोसिटी रेशियो हमारे पास कितना है 20। तो हमने क्या देखा था, इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, MA/VR। तो MA/VR का मतलब है 1000 अपॉन ये हो गया MA, अब VR क्या हो गया, कितना है 1/20। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो कट गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 5 जा 10। अब 8 को डिवाइड कीजिए 5 से, सॉरी 5 को डिवाइड कीजिए 8 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 60%। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 0.6 आएगा, तो इसको हम मान सकते हैं 60%। तो ये क्या है हमारे पास ऑप्शन क्या है, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, आइडियल और नन ऑफ दिस। तो अगर कोई मशीन जिसकी इफिशियंसी 50% या उससे अगर ज़्यादा आता है तो वो मशीन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। क्योंकि यहाँ पे जो है एफिशिएंसी कितनी आ रही है, एफिशिएंसी जो हमारे पास आ रही है वो मोर देन 50% आ रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं कैसा मशीन है, एक रिवर्सिबल मशीन है। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ मशीन इज where P is the effort applied to the lift the load, M is equal to a constant which is equal to the slope of the line, W is a load lifted, and C is the another constant which represent the machine friction। तो हमारे पास क्या है कि
क्या पूछा हमसे, लॉ ऑफ मशीन है, सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लॉ ऑफ मशीन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ए पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू माइनस सी, बी पी इज इक्वल टू एम बाई डब्ल्यू प्लस सी पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, एंड सी जो नेक्स्ट ऑप्शन है P इज इक्वल टू सी माइनस एम डब्ल्यू। तो जो लॉ ऑफ मशीन होता है P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, ये हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ये वैसे ही है जैसे आप बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y जो है यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें तो y एक्सिस पे या y कोऑर्डिनेट पे हम लेते हैं P और x कोऑर्डिनेट पे हम लेते हैं W। तो इस तरह से जो हमारा C जो है वो क्या है, एक इंटरसेप्ट है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ऐसे ही P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ मशीन का ये इक्वेशन है, आपको याद रखना है P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्रू जैक यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द लोड इज, मतलब जो स्क्रू जैक होता है लोड लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है वो कैसा होता है, अ रिवर्सिबल मशीन, ऑप्शन बी अ नॉन रिवर्सिबल मशीन, ऑप्शन सी एन आइडियल मशीन, एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए स्क्रू जैक हम क्यों यूज करते हैं, लोड को लिफ्ट करने के लिए। जैसे सपोज कि हमारे पास एक बाइक है या एक व्हीकल्स है, इसको हम उठाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, स्क्रू जैक। तो क्या होता है, जैसे हमने थोड़ा सपोज कि हमें h हाइट तक उठाना था, अब हम क्या किए कि h/2 आधे हाइट तक तो उठाए, उसके बाद मुझे कुछ काम आ गया, मैं छोड़ के चला गया। तो अगर ये रिवर्सिबल होगा, जैसे सपोज कि अगर ये रिवर्सिबल होगा तो h/2 हाइट उठाने के बाद अगर हम बीच में छोड़ दिए तो जहां से उठाए थे वापस वहीं तक आ जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या स्क्रू जैक में? ऐसा नहीं होता, जितने पे आपने उठा के छोड़ दिया वो उतने ही पे रहता है। तो स्क्रू जैक कैसा है, अगर रिवर्सिबल होता है तो जैसे ही आप लोड हटाते या एफर्ट हटाते वैसे ही आपका लोड उसी पोजीशन पे आ जाता जहां से आपने उठाया था। तो स्क्रू जैक कैसा होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। कैसा होता है, एक नॉन रिवर्सिबल मशीन है। और नॉन रिवर्सिबल के लिए कंडीशन क्या है कि इफिशियंसी शुड बी लेस देन 50%। तो स्क्रू जैक कैसा डिवाइस है, एक नॉन रिवर्सिबल मशीन है। और कभी भी हम एक ऐसा स्क्रू जैक डिज़ाइन करते हैं जिसकी इफिशियंसी लेस देन 50% हो। अगर आपने एक स्क्रू जैक डिज़ाइन किया और उसकी इफिशियंसी अगर 50% से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब आप लोड लिफ्ट किए, आपको कुछ बीच में काम आ गया, आपने छोड़ दिया तो वापस उसी पोजीशन पे आएगा जहां से आपने उठाया था। तो हमेशा याद रखना है कि स्क्रू जैक के लिए आपको एक नॉन रिवर्सिबल मशीन ही डिज़ाइन करना है, ठीक है। और उसके लिए कंडीशन है कि इफिशियंसी शुड बी लेस देन 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज अ हेलिक्स एंगल एंड फाई क्या है, फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो एफिशिएंसी स्क्रू जैक की मैक्सिमम कब होगी, ऑप्शन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 45 प्लस 5/2, बी अल्फा इज इक्वल टू 45 माइनस 5/2, एंड सी है अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस 5 एंड अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस 5। तो इस स्क्रू जैक की जो इफिशियंसी होती है वो मैक्सिमम तब होती है जब आपका हेलिक्स एंगल इज इक्वल टू 45 माइनस 5/2, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी रेशियो फॉर थर्ड सिस्टम ऑफ पुली इज। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने लीवर के टाइप पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वैसे ही जो पुली होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर होता है। तो हमसे पूछा है वेलोसिटी रेशियो थर्ड सिस्टम ऑफ पुली या थर्ड ऑर्डर ऑफ पुली। तो ऑप्शन क्या है, n स्क्वायर, 2n एंड 2n 2 to the power n minus 1। तो जो थर्ड ऑर्डर जो सिस्टम ऑफ पुली होता है उसकी जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो 2 to the power n minus 1 होता है, ठीक है। वेयर n इज है नंबर ऑफ पुली। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, 2 to the power n होता है। 2 to the power n मतलब है यहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मूवेबल पुली, मतलब जो पुली मूव कर सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा,
2 इंटू एन। तो 2 इंटू एन का मतलब है यहाँ पे भी एन जो है नंबर ऑफ मूवेबल पुली, और इसमें जो एन है टोटल नंबर ऑफ पुलीज है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर के लिए, और ये हो गया थर्ड ऑर्डर के लिए वेलोसिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर लोड W and effort P and fulcrum F are oriented as follows। तो जो थर्ड ऑर्डर है उसमें W, P और F किस तरह से ओरिएंटेड होते हैं? तो हमने बात किया था क्या, F W P। तो जो P जो होता है मतलब थर्ड ऑर्डर में जो एफर्ट होता है वो फल्क्रम और वेट के बीच में होता है। तो देखिए W बिटवीन P एंड F गलत है, यहाँ पे B है F बिटवीन W एंड P, F किसके बीच में होता है, W एंड P, ये भी गलत है। P बिटवीन W एंड F, P बिटवीन W एंड F, P किसके बीच में है, W एंड F के बीच में। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या है, W P एंड F, W P एंड F ऑल ऑन वन साइड, ये भी इनकरेक्ट है। तो थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, जो P होगा वो किसके बीच में होगा, W और F के बीच में होगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है P बिटवीन W एंड F, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल मशीन इज वन हुज इफिशियंसी इज। हमारे पास एक ऐसे मशीन को आइडियल मशीन बोलते हैं जिसकी इफिशियंसी कितनी होगी, बिटवीन 60 to 70%, बिटवीन 70 to 80%, बिटवीन 80 to 90% एंड 100%। तो सिंपल सी बात है, आइडियल का मतलब है कुछ भी उसमें त्रुटि नहीं है, नो फ्रिक्शन, नो लॉसेस। तो आइडियल का मतलब है एक ऐसा मशीन जिसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 100% होगी, तो हम उसे आइडियल मशीन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सेल्फ लॉकिंग मशीन द एफिशिएंसी मस्ट बी। देखिए सेल्फ लॉकिंग, एक तो हमने पढ़ा था रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल, अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन की। तो क्या यहाँ पे है, इक्वल टू 50%, लेस देन 50%, ग्रेटर देन 50% एंड 100%। तो 100% तो आइडियल के लिए हो गया, ग्रेटर के लिए हो गया रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है भाई एफर्ट आप हटाएंगे तो क्या होगा, लोड अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये तो भैया रिवर्सिबल हो गया, रिवर्सिबल का मतलब सेल्फ लॉकिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, लेस देन 50%, क्योंकि हमने बोला ना कि अगर आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं, गाड़ी को उठा रहे हैं स्क्रू जैक से, तो जैसे ही आप एच हाइट तक आपको उठाना था, आपने आधा उठाया, बीच में आपको काम आ गया, छोड़ के आप जैसी गए, तो वहीं का वहीं पे लॉक हो जाता है, उसके नीचे नहीं आता है। जितना आपने उठाया था वापस नहीं वहां पे आएगा, उसी पोजीशन पे लॉक हो जाएगा जहां पे आपने जहां तक उठाया। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग। तो उसकी इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए, इफिशियंसी मस्ट बी लेस देन 50%, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है और लिफ्टिंग मशीन का ऑप्शन क्या है, 1 plus m, 1 minus m, ऑप्शन सी 1 by m एंड ऑप्शन डी दैट इज m। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो कितना होता है, 1 by m, ठीक है, किसी भी लिफ्टिंग मशीन का। और m क्या है हमारे पास, m क्या है, जहां पे स्लोप है, ठीक है, स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज। जो लिफ्टिंग मशीन होता है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, 1 by m, VR by m, m by VR एंड 1 by m into VR। तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो 1 by m into VR, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। m स्लोप है और VR क्या है, वेलोसिटी रेशियो, और इट इज द रेशियो ऑफ लोड डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल विथ D as the diameter of the effort wheel and D1 and D2 as the diameter of larger and smaller axle respectively।
हमसे एक डिफरेंशियल व्हील है जिसका वेलोसिटी रेशियो पूछा गया है। और डिफरेंशियल व्हील है तो सिंपल सी बात है कि दो डायमीटर के व्हील होंगे तो उसकी वेलोसिटी रेशियो कितनी होगी, ऑप्शन डी अपॉन डी प्लस d1 प्लस d2, ऑप्शन बी डी बाई d1 माइनस d2, ऑप्शन सी 2d अपॉन d1 प्लस d2 एंड ऑप्शन डी 2d बाई d1 माइनस d2। तो हमारे पास ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, 2d अपॉन d1 माइनस d2, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिफरेंशियल पुली ब्लॉक हैज लार्जर एंड स्मॉलर डायमीटर ऑफ 100 mm एंड 80 mm रिस्पेक्टिवली, इट्स वेलोसिटी रेशियो इज। तो देखिए हमारे पास एक डिफरेंशियल पुली ब्लॉक है, डिफरेंशियल पुली ब्लॉक है जिसका लार्जर डायमीटर कितना दिया हुआ है 100 और स्मॉलर डायमीटर कितना दिया हुआ है 80 mm। तो हमसे वेलोसिटी रेशियो पूछा है तो ये वाला आप फार्मूला लगा दीजिए। तो ये फार्मूला जब आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 200 अपॉन 20 का मतलब है 80 माइनस 20। अब यहाँ पे d1 इज इक्वल टू क्या है, d है, ठीक है। तो उस केस में कितना आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन जो आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट करके बताएं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।